Hello everyone and welcome to EduTap. Let us start with the lecture number 21st of our AFM component, and in this lecture we will start up with the module D of the AFM subject. मॉड्यूल डी में आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं टॉपिक्स की, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी, and then we will gradually shift on to the topic of costing and management accounting, cost accountancy and management accountancy. इनकी बात करेंगे तो एक तरीके से जो डी मॉड्यूल के शुरुआती चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं है, थोड़े से थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, वहाँ पर थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें हैं इनकम टैक्स और जीएसटी जुड़ी हुई उसको भी हम लोग पहले स्टडी करेंगे. So starting first of all, I would like to remind you all that we are starting up with a crash course, live crash course for the AFM component. और सिर्फ 5 दिनों के अंदर हम आपको AFM के वो सभी टॉपिक्स जो 50+ मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी हैं, वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे. और ये सभी टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन अराउंड 20 hours. So 4 hours per day we will be having these sessions, and along with these sessions we will also have revision notes एज वेल एज MCQs टू प्रैक्टिस ऑन. 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको हर चैप्टर के साथ, ऑल ऑफ द 35 चैप्टर्स वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद MCQs क्विजेस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. तो आपको इन ऑल 1000 से ज़्यादा MCQs इस कोर्स के अंदर मिल रहे हैं अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस. सो इन ऑल ये कोर्स बहुत ही एक कॉम्पैक्ट क्रिस्प कोर्स है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये कोर्स जो है अवेलेबल करवाने की. अराउंड 700 रुपीज़ यू जस्ट हैव टू पे फॉर AFM course, and I guarantee you that once you subscribe to the course and you attend the classes and go through the content of the course very carefully, you will not find it difficult to score more than 50 marks in the exam. Right, now let us move ahead. सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की. इनकम टैक्स के बारे में बेसिक चीज़ें जो हमें पता है उसको दोबारा से रिपीट करने की हालांकि मुझे नहीं लगता देयर इज़ एनी नीड, बट स्टिल वी विल एक बार सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं. जो इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है. दैट इज द पीपल हु आर एबल टू पे, दे शुड बी charged with more tax. For example, the people who are earning more, they should be paying more tax. So billionaires and millionaires, उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्स, और गवर्नमेंट उस टैक्स को यूज करती है टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पब्लिक. तो अगर हम देखें डायरेक्ट टैक्सेस, दे आल्सो एक्ट एज अ मींस ऑफ इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. और ये गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन ऐसा भी होता है, वेलफेयर स्टेट का ये फंक्शन होता है. इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसमें जो भी वो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास जो वेल्थ है, जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, उनसे वेल्थ को किसी लेजिटिमेट तरीके से ले करके नीडी लोगों में, डिसएडवांटेज पीपल में, पुअर पीपल में बांटना, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, वो टैक्सेस के थ्रू करती है. तो इसमें इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं लाइक जीएसटी, दे आर पेड बाय एवरीवन, दे आर पेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन जो भी किसी ट्रांजैक्शन के अंदर शामिल होता है, वेदर दे आर रिच और दे आर पुअर. बट इनकम टैक्सेस ऑब्वियसली दे आर चार्ज्ड ऑन द पीपल हु आर रिच और हु अर्न मोर इनकम, राइट. तो इसमें हमें पता है कि जो भी इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है उसको चार्ज करने का काम कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है. हर एक इंडिविजुअल जो इंडिया में रह करके इनकम को अर्न करता है उसको हम एक पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर देते हैं, विच इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, राइट. 10 डिजिट जो है वो आपके इसमें अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और ये जो आपका पैन है वो आपके आधार नंबर के साथ भी लिंक्ड होता है. एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन नेम, एड्रेस और योर प्रोफेशन. अगर आपका काम चेंज हो जाता है, आपकी जॉब चेंज हो जाती है, आपका एड्रेस चेंज होता है, वट एवर चेंजेस, irrespective of that your PAN remains the same, and this PAN is used to track your income taxes, right. Now इनकम टैक्स के बेसिक, सबसे पहले तो एवरी पर्सन हु अर्न्स और गेट्स इन इनकम, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो एनआरआईज हों जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं. पर ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर इनकम अर्न होनी चाहिए. वो इनकम जो आप दूसरे देश में रह करके काम कर रहे हो और दूसरे देश में ही इनकम अर्न कर रहे हो, तो वहां पर आपको इनकम टैक्स उस देश में पे करना पड़ता है, यहां इंडिया में आप पे नहीं करते, राइट. द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 एज वेल एज इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962. इसके साथ साथ हर साल जो बजट आता है उस बजट के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट जो है वो इस इनकम टैक्स के अंदर की जाती है, अगर कोई भी टैक्सेशन प्रोविजंस में चेंज करना है, और अगर वो बजट पास हो जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो अमेंडमेंट्स जो है वो हो जाती है, राइट. नाउ इनकम टैक्स कैसे पे करते हैं हम, सबसे पहले तो टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स. दिस इज द वे इन विच द कंपनी और अ पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को किसी भी तरीके की पेमेंट करता है इन फॉर्म ऑफ इनकम, फॉर एग्जांपल सैलरी पे करता है या इंटरेस्ट पे करता है, लोगों को कमीशन पे करता है, ब्रोकरेज है, प्रोफेशनल फीस है, एनी काइंड ऑफ अ पेमेंट दैट यू आर गिविंग टू एनी अदर पर्सन इन फॉर्म ऑफ अ कॉम्पनसेशन और एन इनकम, ठीक है. तो अगर आप किसी को ऐसा पैसे दे रहे हैं तो आपको एक
टैक्स जो है, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो उनकी पेमेंट में से पहले ही डिडक्ट करना होता है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ द पेमेंट। तो अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं और मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी देता है, तो वो वहीं से अपनी इनकम को डिडक्ट, मेरी इनकम में से कुछ प्रोपोर्शन को डिडक्ट कर लेता है और टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि वेन एवर द सैलरी इज पेड टू समवन एंड सम अमाउंट ऑफ दिस सैलरी इज पेड टू द गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हियर द पर्सन हु डिडक्ट्स द अमाउंट इज द डिडक्टर, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है जो पेमेंट करता है, और जिसको पेमेंट मिलने वाली है उसको हम बोलते हैं डिडक्टी, राइट। और ये जो सैलरी का एक हिस्सा है वो किसको चलाता है? वो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पहले ही हम लोग जमा कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसको हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोल रहे हैं। नाउ ईच डिडक्टर जो भी सैलरी पे करता है, यानी कि यूजुअली बिजनेसेस जो है वो सैलरीज पे करते हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, और उनको एक टीएएन मिलता है, टैक्स रिडक्शन अकाउंट नंबर। TN just like PN. तो PN is for people who receive the salary, while TN is for the people who deduct the part of the salary at source, right? इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि सभी को टीएन नंबर मिलता है, जो भी डिडक्टर है, जो भी सैलरीज पे करता है और पैसा डिडक्ट करता है। लेकिन सेक्शन 194 IA के अंडर अगर आप डिडक्शंस करते हो तो आपको टीएन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बाद आता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें छोटा सा सटल सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस का मतलब क्या है कि कोई आपको पेमेंट कर रहा है और उसने आपकी पेमेंट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया, वो हो गया टीडीएस। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कब होगा? जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। आपको वो पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि जो टैक्स एक्चुअल में पे करने वाला पर्सन है, अगर आप टीडीएस की बात करते हैं तो टीडीएस में एक्चुअल द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स इज द डिडक्टी, राइट। बिकॉज सैलरी किसकी है? सैलरी डिडक्टी की है। और सैलरी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया, तो वो जो हिस्सा गवर्नमेंट को दिया गया है वो किसके बिहाफ पे दिया गया है? वो डिडक्टी के बिहाफ पे दिया गया है। बट हु हैज एक्चुअली सबमिटेड और डिपॉजिटेड द मनी इनटू द गवर्नमेंट्स अकाउंट, एक्चुअल में मनी को जो डिपॉजिट करने का काम है वो किसने किया? डिडक्टर ने किया है। इसने डिपॉजिट किया है लेकिन अपने बिहाफ पे नहीं किया, अपना टैक्स नहीं दिया, उसने डिडक्टी का टैक्स दिया है। ये बात आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे क्लियर हो गई। लेकिन टैक्स पेमेंट एट सोर्स में, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में क्या होता है? यहां पर जो सेलर है ही कलेक्ट्स एन अमाउंट फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। फ्रॉम द बायर ही कलेक्ट्स दिस अमाउंट, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि सेलर आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, आप सेलर को पेमेंट कर रहे हो, और आप ही के बिहाफ पे जो है वो टैक्स भी कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स में जिसके बिहाफ पे टैक्स पे किया गया है वो पेमेंट नहीं करता, वो पेमेंट रिसीव करता है, राइट। और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में जो जिसके बिहाफ पे टैक्स भरा जा रहा है वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। सो सेक्शन 206C ऑफ द आईटी एक्ट क्या कहता है? द सेलर, वो बता रहा है कि किनको इनको टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना होता है, किन गुड्स के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना होता है, कौन से गुड्स की जो सेल होगी उसके ऊपर आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे, कितना परसेंट टीसीएस किस कैटेगरी के लोगों को कलेक्ट करना है। सारी चीजें टीसीएस की प्रोविजंस में 206C ऑफ द आईटी एक्ट आपको दी गई हैं, राइट। अगर टीसीएस आप कलेक्ट करते, जितने भी डिडक्टर्स हैं वो डिडक्टर्स का भी रजिस्ट्रेशन होता है जो टैक्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, डिडक्टर्स नहीं कलेक्टर्स कहना चाहिए। सो दीज कलेक्टर्स दे आल्सो हैव टू पे 1% इंटरेस्ट पर मंथ ऑन लेट पेमेंट। तो उनको पीरियोडिकली अपना जो टीसीएस है वो कलेक्ट करते रहना है और गवर्नमेंट को ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पे जमा करना है। अगर वो लेट डिपॉजिट करते हैं तो उनको 1% का इंटरेस्ट भी उसके ऊपर देना पड़ता है, ठीक है। एवरी टैक्स कलेक्टर मस्ट सबमिट द क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ फॉर्म 27EQ एंड दे प्रोवाइड ऑल्सो टीसीएस सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्म 27D। जो कस्टमर जिसने पेमेंट की है, जिसके बिहाफ पे आपने उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा किया है, उस पर्सन को आप एक टीसीएस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हो कि यस मैंने टीसीएस पे कर दिया है, राइट। सो ऑल द डीलर्स, ऑल द ट्रेडर्स हु कलेक्ट दिस टीसीएस दे आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ऑल्सो, राइट। सो इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या एम्बेसीज हैं दूसरे देशों की, उनको टैक्स कलेक्शन नहीं करना होता है। जो भी सर्विसेज वो सेल करते हैं दे डू नॉट हैव टू कलेक्ट टीसीएस ऑन दैट, राइट। अमेंडमेंट्स कुछ रिसेंटली हुई हैं, जैसे 2020 में अमेंडमेंट करके टीसीएस फ्रॉम द बायर्स ऑफ गुड्स हु मेक अ पेमेंट ऑफ मोर देन 50 लाख, उसकी टीसीएस बता दी गई कि अगर 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट किसी चीज को खरीदने में की जा रही तो उसके ऊपर एक टीसीएस कलेक्ट होगा। हायर रेट ऑफ टीसीएस होगा फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न इन द लास्ट 2 ईयर्स। अगर आपने लास्ट 2 सालों से आईटी रिटर्न नहीं भरा है तो भी आपसे ज्यादा टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, राइट। तो ये टीडीएस और टीसीएस दो तरीके होते हैं आपकी इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने के। अब कौन से अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं फॉर द टैक्स पेयर्स, फॉर द इनकम टैक्स पेयर्स? सबसे पहली क्लासिफिकेशन अंडर द आईटी एक्ट हमें पता है इंडिविजुअल्स। एवरी इंडिविजुअल पर्सन, एक सिंगल पर्सन जो है वो अपना टैक्स जो है भरता है और वो अपना आईटी रिटर्न भी भरता है। इसके बाद आते हैं पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपी एंड
पार्टनरशिप फर्म्स क्या होते हैं, एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स क्या होते हैं, हमने उसकी ऑलरेडी बात की है। तो इनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी के पर्पसेस के लिए, एंड दे आर ऑल्सो टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30% ऑफ देयर प्रॉफिट्स, वट एवर प्रॉफिट दे आर अर्निंग उसका 30% उनको टैक्स देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। इसके बाद आती है हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द फैमिलीज विच आर हिंदू। ऑल्सो हिंदूज के साथ साथ जो जैन्स हैं और सिख्स हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द परव्यू ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जस्ट फॉर द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट, इनकम टैक्स के, सिर्फ इनकम टैक्स के लिए। यहां पर एक फैमिली से, ब्लड रिलेशन से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग मानते हैं एक फैमिली। इसमें उस फैमिली के अंदर जो मैरिज करके दूसरी फैमिली से अनरिलेटेड फीमेल्स आ रही हैं उनको भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ऑल द पर्संस डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स देयर वाइव्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, इन सबको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट मानेंगे और इनको सेपरेटली टैक्स करते हैं। इनको एक एंटिटी मान के इनके बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसको टैक्स किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर ऑल्सो डीम्ड टू बी अ पर्सन whether or not they were formed with the objective of getting profit or not, चाहे profit के objective से, चाहे social service, whatever is the objective, if they make an association and do some kind of an economic activity, they are also registered as a taxpayer, right. Trusts created wholly for the charitable or religious purposes are also allowed various benefits under the IT Act, ठीक है। इसके बाद कंपनी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, दीज आर द अदर पर्संस। कंपनी यानी कि कॉर्पोरेट्स, उनको भी टैक्स देना पड़ता है, उनकी जितना टोटल प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर वो टैक्स देते हैं। और जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस होते हैं, अगर वो किसी और दूसरी कैटेगरी में नहीं आता तो वो एंटिटी जो है अगर इंडिया में इनकम अर्न कर रही है तो उसको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मान के उसको भी टैक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो गई। इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट गवर्नमेंट केम अप विद द न्यू टैक्स रेजिम इन 2020 और एक नया सेक्शन डाला, सेक्शन 115 BAC, याद रखेंगे सेक्शन 115 बैक, इट वाज इंसर्टेड इन द आईटी एक्ट, और एक नई टैक्स रिजीम जिसमें एग्जिस्टिंग टैक्स रेट से दूसरे चेंज करके टैक्स स्लैब्स दिए गए और रिडक्शंस की जो फैसिलिटीज थी वो भी वहां पर जो है थोड़ी बहुत चेंज की गई। तो ये एक नई टैक्स रिजीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, राइट। इसके अलावा 2019 में एक ऑर्डिनेंस आया, सेक्शन 115 BAA, टू गिव बेनिफिट ऑफ द रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स टू द डोमेस्टिक कंपनीज एज वेल। और इसके अंदर जो प्रोविजंस थी वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिंपल बोला गया है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं दे हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स एट अ रेट ऑफ 22% plus the applicable surcharges and whatever from the 2019-20 onwards subject to certain conditions। अगर जो डोमेस्टिक कंपनीज है कुछ सर्टन कंडीशंस को पूरा करती हैं तो उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सिर्फ 22% का लगाया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी इस कंसेशन को अवेल नहीं करना चाहती तो वो एग्जेम्पशंस को की एक्सपायरी के बाद वो दोबारा से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर वंस अ कंपनी ऑप्ट्स फॉर द कंसेशनल टैक्स रेट दे कैनॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ। अगर एक बार आपने टैक्स रेट के लिए आपने अप्लाई कर दिया और इसी पे आपने इसी रेट के ऊपर आपने टैक्स सबमिट कर दिया तो आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है। नाउ आंसर मी दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल सही बात है। इनकम टैक्स रेट इज सेम फॉर द इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज। Income tax rate is different for domestic and foreign companies, and format for the income tax return is different for different classes of SSEs. So be very careful that income tax is a direct tax. Yes, direct tax का मतलब क्या होता है दोस्तों? Direct tax का मतलब और indirect tax का मतलब क्या है? Direct taxes are basically those taxes where the incidence of tax and the burden of tax lies on the same person, right? Indirect taxes के अंदर the incidence and the burden of the tax it lies on the different persons. इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप अपना टैक्स पे करते हो और आप खुद अपना टैक्स जो है वो पे करते हो, लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो वहां पर आप अपना टैक्स तो पे करते हो लेकिन आपके बिहाफ के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो जीएसटी की फॉर्म में सबमिट किए जाते हैं टू द गवर्नमेंट बाय सम अदर एंटिटी, राइट। सो इसीलिए इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, राइट। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स रेट जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनीज के लिए अलग अलग है। इट इज नॉट सेम फॉर बोथ, सो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी आएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इनकम टैक्स रेट डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के लिए अलग अलग होता है और हर क्लास जो है एसएससी की, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वट एवर इज द क्लास दे विल हैव टू फिल देयर इनकम टैक्स रिटर्न अकॉर्डिंगली, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ इनकम्स। सो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अंडर वी हैव द 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। पहली है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेल अंडरस्टूड, जो आपको सैलरी मिलती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। इस सैलरी से आपकी डिडक्शंस जो हैं वो डिडक्ट की जाती हैं, जो कुछ डिडक्शंस आईटी एक्ट के अंदर अलाउ की गई हैं। इसके बाद आपकी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से, जो कि बेसिकली आपकी रेंटल इनकम है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं और उस प्रॉपर्टी से आप कोई इनकम डिराइव करते हैं तो वो भी आपकी इनकम मानी जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, एनी फर्म विच इज रनिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनका जो भी प्रॉफिट आएगा वो उनकी इनकम मान करके उनसे टैक्सेशन किया जाता है। सिमिलरली अगर कोई इंडिविजुअल अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, वो एडवोकेट है या वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो भी अपना जो प्रॉफिट कमाता है प्रैक्टिस से उसको इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। इवन सारी कंपनीज जो दूसरी कंपनीज है उनका भी प्रॉफिट इसी हेड के अंदर टैक्स होता है। फिर आते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, बेसिकली द इनकम दैट यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स डन। तो आप जब भी अपने कैपिटल एसेट जैसे म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट है, उसको डिस्पोज ऑफ करके आप उसके ऊपर प्रॉफिट कमाते हो तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, उसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स बोलते हैं। इसको आगे हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दो तरीके के कैपिटल गेन्स मानते हैं, उसके अलग अलग रेट के हिसाब से आपकी टैक्सेशन होती है। और फाइनली आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाकी कोई भी ऐसा दूसरा सोर्स जो बाकी चारों हेड्स के अंदर कवर नहीं हुआ है, दैट विल बी कवर्ड इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ हाउ इज दिस इनकम कैलकुलेटेड? सो योर ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी आपने पूरे साल में जितना भी रेवेन्यू अर्न किया है, चाहे सैलरी से, चाहे हाउस रेंट से, चाहे आपने प्रोफेशन से अर्न किया है, जितने अलग अलग जगहों से, सोर्सेस से आपने इनकम अर्न किया है, उसको हम बोलते हैं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। इस ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से हम कुछ डिडक्शंस को अलाउ करते हैं, राइट। और ये डिडक्शंस जो है वो आईटी एक्ट के अंडर जो प्रोविजंस दी गई हैं, उन प्रोविजंस के हिसाब से हम वो डिडक्शंस करते हैं। उस डिडक्शंस में से हटाने के बाद जो इनकम आपकी बचती है, दैट इज नोन एज अ टैक्सेबल इनकम, राइट। और उस इनकम के ऊपर जो है हम आपका टैक्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल टैक्स रेट, राइट। नाउ व्हाट आर द एग्जेम्पशंस? सर्टेन इनकम्स दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग टैक्स्ड, जैसे आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, अगर आप सिर्फ खेती करते हैं और एग्रीकल्चर करके आप इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स इनकम का पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से शेयर ऑफ अ पार्टनर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, दैट इज आल्सो नॉट टैक्स्ड बिकॉज द फर्म इज टैक्स्ड एज अ होल। फर्म को खुद हम टैक्स कर रहे हैं, लेकिन उसके फर्म के अंदर जो पार्टनर्स को शेयर मिल रहा है उसको हम टैक्स नहीं करते, ठीक है। वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, इट इज अगेन नॉट टैक्स, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी। ग्रेट्युटी को भी टैक्स नहीं करते। वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद जो सम रिसीव होता है उसको भी हम टैक्स नहीं करते हैं। और सुपर एनुएशन फंड से भी अगर कोई पेमेंट की जाए तो उसको भी टैक्सेशन नहीं होता है। एंड स्कॉलरशिप्स जो मिलती हैं आपके एजुकेशन को पूरा करने के लिए बाय द गवर्नमेंट और बाय सम प्राइवेट एंटिटी, दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्स्ड एज योर इनकम, ओके। नाउ डिडक्शंस इन इनकम, अब ये टेबल थोड़ा सा याद करना हमें जरूरी है, इसके ऊपर सीधे सीधे आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सेक्शन 80C ऑफ द आईटी एक्ट, ये सेक्शन 80C के अलग अलग दूसरे सब प्रोविजंस हैं जो आपको डिडक्शंस अलाउ करते हैं। जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो जितना प्रीमियम आप साल में भर रहे हैं वो आपकी इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। डिफर्ड एन्युटी है उसको, वो भी आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाती है। प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूशंस डाल रहे हो, इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, जैसे ईएलएसएस के अंदर अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऐसी सभी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और वो आपकी डिडक्शंस हो जाती है सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 1,50,000। मैक्सिमम डिडक्शंस कितनी अलाउड है? 1.5 लाख की डिडक्शंस अलाउड है, ठीक है। तो इसमें आपका सेक्शन 80C आता है, डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एंड ऑल्सो 80CC विच इज नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस में भी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टिल द अमाउंट ऑफ 50,000, दैट इज ऑल्सो डिडक्टेबल। फिर आता है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D के अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम दे रहे हो दैट इज ऑल्सो डिडक्टेबल, राइट। उसके बाद आपका सेक्शन 80E आता है। सेक्शन 80 इज बेसिकली द लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उस लोन का जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो वो इंटरेस्ट भी आप अपने इनकम में से डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर डोनेशंस कर रहे हो कुछ फंड्स के अंदर, जैसे कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो भी आप डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हो अंदर 80G। 80QQ भी क्या कह रहा है कि रॉयल्टी इनकम फॉर ऑथर्स ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ बुक्स, टेक्स्ट बुक्स नहीं लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ बुक्स जो हैं उसके ऑथर्स को रॉयल्टी इनकम मिलती है जब भी उनके बुक्स जो पब्लिश होते हैं और वो सेल होती हैं, तो उस रॉयल्टी को भी आप जो है डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हो। पेटेंट्स के ऊपर रॉयल्टी को भी दिखा सकते हैं इन सेक्शन 80RRB। सेक्शन 80TA में आप जो सेविंग्स अकाउंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका रिडक्शन दिखा सकते हो। सीनियर सिटीजन जो है वो अपने डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट मिलता है उसका रिडक्शन 80TB में दिखाते हैं। और 80U के अंदर हम डिसेबल्ड पर्सन को रिडक्शंस देते हैं ऑन देयर डिसेबिलिटी। वो सारी चीजें आपको सेक्शन वाइज जो है वो याद रखनी चाहिए। सब कुछ सब सेक्शन 80 के ही सब सेक्शंस है, राइट। सेक्शन 80C, सेक्शन 80CC, सेक्शन 80QQB, सेक्शन 80TTB, ये सारे सेक्शंस अलग अलग जो हैं वो हमारे सेक्शन 80 के सब सेक्शंस हैं और उसी के अंदर हम डिडक्शंस अलाउ करते हैं, राइट। सो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा इज अवेलेबल अंडर द सेक्शन ऑफ 80G, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको थोड़ा सा याद करके सभी सेक्शन 80 के जो सबसेक्शंस है आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आईटी रिटर्न की। नाउ आईटी रिटर्न, आई होप हम में से सब लोग आईटी रिटर्न्स भरते हैं और कुछ लोग खुद आईटी रिटर्न्स को अपना भरते हैं, कुछ लोग जो है किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। लेकिन आईटी रिटर्न्स को फाइल करना इज मैंडेटरी फॉर ऑल द रेजिडेंट्स एंड एनआरआईज
जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहती है, राइट। इनकम टैक्स रिफंड अगर आपको क्लेम करना है, क्योंकि आपका जो टैक्स है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो चुका है, टीडीएस आपका कट चुका है, आपके टीसीएस कट चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया जितना अप्लायबल नहीं है, तो आपको आईटी रिटर्न भरना पड़ता है, तभी आपको टैक्स रिफंड मिलेगा, राइट। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एन एसेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया इज आल्सो हैज टू पे फिल आईटी रिटर्न्स। A company or a firm, irrespective of whether it has income or loss during the financial year, they have to do it. कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, और अगर वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो आईटी रिटर्न तो उनको फाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है। After furnishing the return, a person finds any mistake, they also can file a revised return as well. And e-filing जो है वो मैंडेटरी हो चुकी है इनकम रिटर्न की, ये सब आपको पता है। और इसी वजह से अगर 80 साल से ज्यादा उम्र के कुछ लोग हैं, उनको अभी भी अलाउ किया जा सकता है कि वो पेपर रिटर्न्स फाइल करें, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फिजिकल फॉर्म में करें, अदरवाइज द ई-फाइलिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ओके, नाउ डिफरेंट फॉर्म्स आर अवेलेबल एंड एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ असेसीज, ठीक है। तो इफ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ असेसी के लिए, जो एक पर्टिकुलर तरीके से इनकम को अपनी अर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने जितना टैक्स साल के अंदर पे किया होता है, जो भी टीडीएस टीसीएस मिलाकर, अगर वो आपके टैक्स से जितना आपका एक्चुअल टैक्स ऑब्लिगेशन है उससे ज्यादा बनता है, तो आपको रिफंड भी सरकार जो है वो प्रोवाइड कर देती है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, राइट। सो आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक ये अलग अलग आईटीआर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको याद करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है कि आईटीआर 1 2 3 4 किसके किसके लिए काम आता है। बेसिक आइडिया बस रखिए कि जैसे आईटीआर 1 है, ये आपके सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से कम है, राइट। पूरे साल की जो इनकम है वो 50 लाख से कम की होती है और वो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, और उनको थोड़ी बहुत जो इनकम है वो सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से कहीं से आती है, तो उनको आईटीआर फॉर्म 1 फाइल करना होता है। लेकिन इसमें कंपनी डायरेक्टर, जो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो इसको नहीं भर सकता। आईटीआर फॉर्म 2 में इनकम 50 लाख से ज्यादा है, आपकी साल की एनुअल इनकम इज मोर देन 50 लाख एंड यू आर आल्सो हैविंग कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज। इसके अलावा फॉरेन एसेट्स है, आपकी फॉरेन सोर्सेज से इनकम आती है, सारी चीजें जो है, आप डायरेक्टर भी हैं कंपनी के अंदर, तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। आईटीआर 3 फाइल करते हो जब आपको बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम आती है मेजरली, राइट, और आपकी पार्टनरशिप फर्म है उससे आपको इनकम आती है। और ये प्रेजम्पटिव इनकम जो है, यहां पर आपको प्रेजम्पटिव इनकम का भी फायदा मिलता है। व्हाट इज प्रेजम्पटिव इनकम? एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो उनका जितना टोटल इनकम होता है साल का, उसको हम प्रिज्यूम करके चल सकते हैं कि उसका 50% इज देयर एक्सपेंसेस एंड ओनली 50% इज देयर प्रॉफिट। So unless and until they can show that their income is actually less than 50% और 50% से ज्यादा वो खर्चा कर रहे हैं, अगर वो दिखा सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज सरकार खुद मान लेती है कि ठीक है, आपने जितना टोटल ग्रॉस टोटल इनकम दिखाया साल का, उसका 50% ही आपकी एक्चुअल इनकम है और बाकी 50% जो है वो आपकी डिडक्शन हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईटीआर 4 होता है फॉर दी टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, और जहां पर प्रेजम्पटिव इनकम का भी वो फायदा लेना चाहते हैं तो दे फिल दी आईटीआर फॉर्म 4। आईटीआर फॉर्म 5 एप्लीकेबल टू नॉन इंडिविजुअल इनकम टैक्स एसएससी सच एज फर्म्स, जो नॉन इंडिविजुअल हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, एओपीज हैं, वो सब आपका आईटीआर फॉर्म 5 भरेंगे। और कंपनीज जो कि सेक्शन 11 में एग्जाम नहीं है वो आईटीआर फॉर्म 6 भरती हैं। तो इस तरीके से आईटीआर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, राइट। नाउ द वंस वी फाइल द रिटर्न गोज टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और वो उसको पूरा असेस करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आपके सारे इनकम सोर्सेज को देखते हैं कि आपने आईटीआर रिटर्न में सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, आपको नहीं जितना टैक्स आपके ऊपर ऑब्लिगेटेड है उतना टैक्स आप उससे डिडक्ट करके वो आपको रिफंड भी जो है वो पे कर देते हैं, ठीक है। सो एनी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन हु अर्न्स एन इनकम, दे फाइल एन आईटी रिटर्न। द आईटी डिपार्टमेंट देन प्रोसेसेस द रिटर्न, उसको पूरा वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं कि आपको जो रिफंड बनता है, अगर रिफंड बनता है तो इशू करेंगे। अगर आपका रिकवरी है, यानी कि आपसे एडिशनल टैक्स डिमांड करते हैं वो, तो भी आपको उसके लिए नोटिस भेजते हैं और आपको फीडबैक भी देते हैं। अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए एंड दे फाइंड समथिंग इरेगुलर इन योर डेटा, then they can also ask for clarification as well, right? The final result of the assessment, it results in either a refund or some recovery from you। और फिर उसके obligations और होते हैं, जैसे अगर आप इनकम टैक्स का नोटिस आया तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है, और फिर अगर दोनों साइड्स में फिर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, देन यू विल ऑल्सो गो टू द कोर्ट्स। तो कोर्ट्स में भी आप आईटी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट या आईटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट जा सकता है इन ऑर्डर टू रिकवर योर ड्यूज, राइट। नेक्स्ट, अ टॉपिक दैट वी शुड अंडरस्टैंड, अ कंसेप्चुअल टॉपिक है रिलेटेड टू अकाउंटिंग, इज नोन एज डिफर्ड टैक्स। हमें पता है हर फर्म को टैक्स देना है, और ये टैक्स देना होता है हमें एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट। जितना हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट हम टैक्स के रूप में देते हैं। लेकिन यहां पर एक दिक्कत क्या आती है कि जो अकाउंटिंग के रूल्स एंड पॉलिसीज हैं और जो इनकम टैक्स के अंदर रूल्स एंड पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, दे आर क्वाइट डिफरेंट। एंड देयरफॉर इन वेरियस केसेस जो कंपनी की एक्चुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट है और कंपनी का जो प्रॉफिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है वो अलग अलग हो सकता है।
तो जो आपको टैक्स पे करना होता है वो आपको पे करना होता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल्स, नॉट अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग रूल्स। और इस वजह से कई बार आपको टैक्स पे करना पड़ता है ऐसी इनकम के ऊपर भी जो अकाउंट्स की भाषा में आपकी इनकम एक्चुअली है ही नहीं, या फिर ऐसी इनकम जो आपने अकाउंटिंग में मान ली कि आपकी इनकम हो गई है लेकिन इनकम टैक्स उसे आपकी इनकम नहीं मानता। तो इस वजह से आपको टैक्स कभी एडवांस या कभी जो है डिलेड टैक्स पे करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स। तो टैक्सेबल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम योर अकाउंटिंग इनकम, एंड दीज डिफरेंसेस दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट डिफरेंसेस और टाइमिंग डिफरेंसेस। जैसे परमानेंट डिफरेंस क्या होंगे? परमानेंट डिफरेंस हो जाते हैं जैसे मान लो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर मैंने किया, ऐसा कोई मैंने खर्चा किया अपनी कंपनी के अंदर, जिसे अकाउंटिंग के अंदर तो मैं अपने प्रॉफिट्स में से डिडक्ट कर लूंगा क्योंकि आई हैव मेड एन एक्सपेंस एंड आई विल डिडक्ट दैट एक्सपेंस फ्रॉम माय ओन अकाउंटिंग। तो मेरी अकाउंटिंग प्रॉफिट में वो खर्चा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो सब्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो जो खर्चा मैंने किया था, इनकम टैक्स नहीं मानता कि वो जो खर्चा है वो उसको खर्चा नहीं मानता, वो मानकर चल रहा है कि ठीक है ये आपका प्रॉफिट ही है। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो ज्यादा है, राइट? और इस वजह से मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, और ये एक परमानेंट डिफरेंस है। ये डिफरेंस कभी रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमेशा इनकम टैक्स उस इनकम को मेरी इनकम नहीं मानेगा, उस खर्चे को मेरा खर्चा नहीं मानेगा। सो दीज डिफरेंसेस दे आर परमानेंट डिफरेंसेस, दे आर इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट but not in the taxable profit, or they are included in the taxable profit but not in the accounting profit। रूल्स में ही बहुत बड़ा एक डिफरेंस है अगर तो, ठीक है। दूसरे होते हैं टेम्पररी या टाइमिंग डिफरेंसेस। Here what is happen is item is included in accounting profit before it is included in taxable profit, or item is included in taxable profit before it is included in accounting profit। मतलब क्या हुआ अगर हम समझे, इनकम टैक्स एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सिंपल सी बात है। इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो एक्रूअल बेसिस पे काम नहीं करता, वो कैश बेसिस के ऊपर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपने कोई पेमेंट एक्चुअल में नहीं की तब तक इनकम टैक्स नहीं मानता कि यू हैव मेड एन एक्सपेंस। अकाउंट्स में हमने पढ़ा है ना कि जैसे मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, मैंने कुछ परचेज कर लिया लेकिन मैंने क्रेडिट के ऊपर परचेज किया है, मैंने एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं की। तो मैंने जिस दिन परचेज किया है मैं उसी दिन मान लेता हूं कि मेरा खर्चा हो गया है, आई रिकॉर्ड इट एज अ एक्सपेंस, राइट? लेकिन इनकम टैक्स कहता है आपने तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, आपने एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं किया, लेकिन आप अपने प्रॉफिट में से उस एक्सपेंस को डिडक्ट कर दोगे। और इनकम टैक्स कह रहा है कि मुझे आप कम प्रॉफिट दिखा दोगे, कम टैक्स दे दोगे, बट इनकम टैक्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू गेट मैक्सिमम टैक्स फ्रॉम यू। तो व्हाट दे से इज कि व्हेनेवर यू एक्चुअली पे कैश in any kind of payment, then only it is recorded as a expenditure and then only I will allow you to deduct it from your income। मैं आपको तभी डिडक्शन अलाउ करूंगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट कर दी। तो इसका एक और एग्जांपल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने किसी कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है, ठीक है। अब लेटेस्ट से अरेंजमेंट कंपनी की बैंक के साथ इस तरीके की है कि आई विल पे यू द इंटरेस्ट एंड द EMI वट एवर इज द लोन पेमेंट दैट आई हैव टू डू एट द एंड ऑफ द ईयर। मैं साल के एंड में आपको पेमेंट करूंगा और जितना भी आपका साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का पेमेंट बनता है, आई विल मेक द पेमेंट बट आफ्टर एंड ऑफ द ईयर। सो अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स एक्रूअल कॉन्सेप्ट व्हाट आई विल से, मैं हर महीने जितना इंटरेस्ट बन रहा था उसको मैं मानकर चलता रहूंगा कि ये मेरा एक्सपेंस है, हालांकि मैंने पे नहीं किया अभी तक, मैं उसको मानकर चलूंगा कि दिस इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस दैट आई विल हैव टू पे, दिस इज अ लायबिलिटी दैट आई हैव टू डू इन फ्यूचर। तो मैं तो एक्सपेंस मानकर चल रहा हूं कि ये तो एक्सपेंस मैंने कर दिया है, ठीक है। और मैं अपनी उस साल की जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से वो सारा इंटरेस्ट जो मैंने मान लिया था कि मैं पे कर दूंगा, उसको मैंने डिडक्शन भी मान लिया और अपनी इनकम कम दिखा दी। लेकिन इनकम टैक्स बोलेगा कि आपने एक्चुअल अभी पेमेंट तो की नहीं है, तो मैं आपकी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन नहीं करने दूंगा और आपसे मैं टैक्स वसूल करूंगा आपके प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि जो आपने एक इनकम मान ली है कि मैंने एक्सपेंड कर दी थी, इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया था, उसके ऊपर भी मैं आपसे टैक्स लूंगा। लेकिन अगले साल जाकर के, अगले साल मान लीजिए आपने वो टैक्स, वो जितना लोन था वो आपने पे बैक कर दिया, वो इंटरेस्ट पेमेंट कर दी और अकाउंट्स के अंदर आपने दिखा दिया कि हाँ मैंने वो पेमेंट कर दी है, तो मैं आपको अलाउ करूंगा कि जितनी आपने इंटरेस्ट पेमेंट की है उसकी रिडक्शन आप अलाउ कर दीजिए। तो एक साल में जो खर्चा हुआ, यानी कि लेट्स से 2022-23 में और 2023-24 में टाइमिंग डिफरेंसेस ओरिजिनेट हो गए। इंटरेस्ट पेमेंट बनती थी 2022-23 की, बट इट वॉज एक्चुअली पेड इन 2023-24 इनकम टैक्स ईयर। तो इनकम टैक्स आप ये जो इंटरेस्ट पे किया इसकी रिडक्शन यहां अलाउ नहीं करेगा, यहां अलाउ करेगा, राइट? तो यहां तो आपने एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया और यहां पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपने की वो जो इनकम है, वो जो इंटरेस्ट पेमेंट आपने की वो डिडक्ट हो गई। तो इससे हमारा एक डिफर्ड टैक्स जनरेट होता है। यहां पर जो हम एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगे हम बोलेंगे कि हमारे पास एक डिफर्ड
टैक्स एसेट आ गया है, हमने एडवांस में टैक्स पे कर दिया है, और जब नेक्स्ट ईयर यह हम इनकम एक्चुअल इनकम टैक्स को दिखा देंगे कि हमने ये पेमेंट कर दी है, तब हमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा और वो डिडक्शन हमें मिल जाएगी और हमारा टैक्स वहां पर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हमने इस साल का जो टैक्स है वो एडवांस में इसी साल में पे कर दिया। तो इस तरीके से आपका डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट होती है। और इसके बाद इसी डिफर्ड टैक्स को अगर हम समझे तो आपका डिफर्ड टैक्स एसेट क्या बनेगा, व्हेनेवर एन आइटम ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट रिड्यूसेस द टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर। आपकी बैलेंस शीट में आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो फ्यूचर में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम कर देगा, फ्यूचर में आपको इनकम से डिडक्शन अलाउ करने का कुछ मौका मिल जाएगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है कि ऐसा कोई आइटम है आपकी बैलेंस शीट के अंदर या ऐसी कोई आइटम है आपके इनकम स्टेटमेंट में जिससे आपको फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो द टैक्सेस दैट आर ओड बट आर नॉट ड्यू टू बी पेड अंटिल अ फ्यूचर टाइम, यानी कि टैक्स बनता है आपका लेकिन अभी पे नहीं करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे, राइट? तो वो आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ बैंक टू बैंक ऑफ 10 लाख इन अ करंट ईयर। तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करनी है बैंक को, कितनी करनी है, 10 लाख रुपए की करनी है, इस साल करनी है। तो टैक्स लॉ कहता है कि अगर 10 लाख पेमेंट एक्चुअल नहीं करते हो तो मैं रिडक्शन अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं कि देखो 10 लाख अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लो ऑन द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट जिस दिन आपकी एक्रू हो गई, जिस दिन आपको ड्यूटी आपकी आ गई कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, उसी दिन वो खर्चा शो कर दो कि मैंने इंटरेस्ट पे कर दिए। ठीक है, लेकिन टैक्स लॉ कहता है कि नहीं, हम तो नहीं मानते आपने इंटरेस्ट पे किया है। तो यहां से क्या होगा, आपका एक डिफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। एसेट क्यों बन जाएगा? बिकॉज यू विल नॉट बी अलाउड टू डिडक्ट दिस 10 लाख फ्रॉम योर इनकम एंड यू विल पे टैक्स ऑन दिस 10 लाख। ठीक है, तो जब भी हम टैक्स पे करते हैं तो हम बैलेंस शीट में टैक्स को हम दो हिस्सों में दिखाते हैं, एक हम बोलते हैं करंट टैक्स और एक हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स वो टैक्स है जो एक्चुअल में हमें इस साल सरकार को देना पड़ा, इनकम टैक्स को जो पे करना पड़ा। और डिफर्ड टैक्स ये आपका एसेट हो सकता है या लायबिलिटी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, राइट? तो हुआ क्या है इस केस के अंदर, आपकी एक इंटरेस्ट पेमेंट थी 10 लाख की, अकाउंटिंग के हिसाब से तो वो 10 लाख पेमेंट आपने शो कर दी, तो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट से 10 लाख की इनकम चली गई, राइट? लेकिन टैक्स लॉ कह रहा है कि नहीं, ये 10 लाख आपकी इनकम है, इसको डिडक्ट नहीं करेंगे और आप इस पर टैक्स दोगे। तो आपका करंट टैक्स जो है वो अकाउंटिंग टैक्स से ज्यादा बड़ा हो गया। अकाउंटिंग के हिसाब से जो टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपको करंट टैक्स देना पड़ रहा है, राइट? जब भी करंट टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है रादर देन योर अकाउंटिंग टैक्स, यू विल बी क्रिएटेड अ डिफर्ड टैक्स एसेट अलोंग विद इट। आपको एक साथ में डिफर्ड टैक्स एसेट मिल जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे सीटी प्लस डिफर्ड टैक्स एसेट। और ये डिफर्ड टैक्स एसेट क्या काम आएगा, ये नेक्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में जो हमारा करंट टैक्स बनेगा उसमें से हमारा डीटीए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर हमारा करंट टैक्स कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम शायद ये पेमेंट पूरी कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कंपनी इट परचेजेस अ मशीनरी ऑफ 10 लाख विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। सो नाउ अकाउंटिंग रूल से कि आपने 10 लाख की मशीन 10 साल के लिए खरीदी है, तो इसका मतलब है कि आप इस खर्चे को कैसे शो करोगे, आप शो करोगे कि हर साल आप 1-1 लाख का खर्चा कर रहे हो, डेप्रिसिएशन मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड से आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यू विल शो ओनली 10 लाख एज डेप्रिसिएशन इन करंट ईयर। लेकिन टैक्स लॉ क्या कहता है, टैक्स लॉ कहता है हम डेप्रिसिएशन नहीं मानते स्ट्रेट लाइन से। तो एक काम करो, आपने 10 लाख का खर्चा इसी साल किया है, इसी साल में 10 लाख की पूरी पूरी डिडक्शन आप शो कर दो और अपना टैक्स सेव कर लो। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मेरा करंट टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स बनता है वो टैक्स करंट टैक्स है। तो करंट टैक्स की अगर मैं बात करूं वो मेरा कम नहीं बनेगा, क्योंकि उसने मुझे बोला कि 10 लाख की पूरी इनकम अपनी इनकम से डिडक्ट कर लो। सो डिडक्ट द इंटायर एक्सपेंस ऑफ 10 लाख फ्रॉम योर इनकम। तो मेरा टैक्सेबल इनकम कम हो गई, 10 लाख रुपए कम हो गई उसमें से। लेकिन जो मुझे अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स देना था वो तो ज्यादा है, अकाउंटिंग के हिसाब से तो सिर्फ 1 लाख का मुझे डिडक्शन शो करना था। तो इस वजह से मेरा करंट टैक्स ज्यादा हो जाएगा, अकाउंट और जो अकाउंटिंग के हिसाब से जो टैक्स है वो ज्यादा है। तो मेरा करंट टैक्स कम है, तब मैं इस करंट टैक्स के साथ एक लायबिलिटी जोड़ता हूं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर में मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जितना मेरा अकाउंटिंग टैक्स होगा उसमें मैं दोबारा से 1 लाख की डिडक्शन शो करूंगा। दोबारा से अपनी टैक्सेबल इनकम में से मैं 1 लाख की रिडक्शन शो करता हूं अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स। लेकिन इनकम टैक्स बोलेगा कि पूरा पूरा 10 लाख आपने पिछले साल में शो कर दिया है, इस साल कोई 1 लाख की रिडक्शन नहीं मिलेगी, तो इस साल ज्यादा टैक्स दो। तो इस साल अगले साल मेरा जो करंट टैक्स है वो ज्यादा हो जाएगा, और इसका मतलब है कि मेरी एक टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गई है इस साल में। मैंने इस साल जो 10 लाख का टैक्स सेव कर लिया, वो टैक्स मुझे अगले 9 सालों में डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट? So that is how the taxes, they are deferred tax asset or deferred tax liability is created. Now answer me this. Which of the following statement is correct about deferred tax assets or liabilities as per Indian accounting standards? So ध्यान से इसको समझिएगा।
डिफर्ड टैक्स एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट। क्या करंट एसेट मानना चाहिए डिफर्ड टैक्स एसेट को? डिफर्ड टैक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर, एटलीस्ट अब नेक्स्ट ईयर ही तो इनकम टैक्स में काम आएंगे, इस साल तो अब काम आएंगे नहीं। तो वो एसेट मेरा किसी काम का नहीं है, वो एसेट सिर्फ मुझे टैक्स बचाने में काम आएगा, वो भी अगले सालों में। तो वो तो करंट एसेट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज। दिस इज आल्सो ट्रू फॉर लायबिलिटीज, बिकॉज लायबिलिटी का मतलब है कि अगले सालों में मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है, एंड दैट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि उसे करंट ईयर में हमें रिजॉल्व नहीं करना, ठीक है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, दिस इज राइट, they should not be classified as current assets. Deferred tax liabilities can be classified as contingent liabilities. ये contingent liabilities की तरफ से उनको हम ट्रीट नहीं करते हैं। Deferred tax liabilities they should be classified as other liabilities, not contingent liabilities, क्योंकि contingent नहीं है। Contingent का मतलब होता है which are depending upon a future action। फ्यूचर में कोई डिसीजन आएगा, फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे ये लायबिलिटी पे करनी है या नहीं करनी। जैसे कि मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसमें मेरे ऊपर फाइन भी लग सकता है। अब कोर्ट केस की हियरिंग अगले साल है, तो मुझे अगले साल पता चलेगा कि मुझे वो पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो दैट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो मुझे पता है कि पे करनी पड़ेगी, ये तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा मुझे अगले साल में, भरे ज्यादा मेरा टैक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये भी मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होती। दिस इज शोन इन अदर लायबिलिटीज एंड डिफर्ड टैक्स एसेट्स आर शोन इन अदर एसेट्स, राइट। सो करंट आंसर हियर इज डिफर्ड टैक्स एसेट्स शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स। क्लियर हो गया? अब देखो, इफ द टैक्स लॉ डज नॉट अलाउ एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर द डिसअलाउड अमाउंट विल रिजल्ट इन व्हाट? एक एक्सपेंडिचर है जिसको टैक्स लॉ अलाउ नहीं करता है, तो टैक्स लॉ कहता है कि जो खर्चा है वो खर्चा नहीं है, सो दिस एक्सपेंडिचर विल बी इंक्लूडेड इन इनकम, ठीक है। तो डिसअलाउड अमाउंट विल रिजल्ट इन व्हाट? इससे क्या होगा? इंक्रीज्ड करंट टैक्स हो जाएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, या नन ऑफ द अबव होगा। तो देखो, अगर टैक्स लॉ कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करता है, तो वो डिसअलाउड अमाउंट विल रिजल्ट इन एन डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये हम बिल्कुल एश्योरिटी से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर टैक्स लॉ इस आइटम को अलाउ ही नहीं करता, यहां पर परमानेंट डिफरेंस अलाउ जो है अराइज हो रहा है, ना कि टेम्पोररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी क्यों क्रिएट हो रहा है? कि आपको फ्यूचर में कम या ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा आपको? क्योंकि इस वक्त आज के करंट ईयर के अंदर हमने जो भी एक्सपेंडिचर किया है या जो भी कोई ऐसा इनकम अर्न की है, वो टैक्स लॉ और अकाउंटिंग लॉ में अलग अलग है, लेकिन टैक्स लॉ उसको अलाउ इस साल नहीं कर रहा, अगले साल करेगा। अगर हमें पता है कि वो टाइमिंग डिफरेंस है, तब तो हम कह सकते हैं कि हमारा एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर टैक्स लॉस इनकम को कभी अलाउ नहीं करेगा, कभी भी अलाउ नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है? मेरा ना एसेट क्रिएट होगा ना लायबिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंडिचर मेरी इनकम के अंदर इंक्लूड हो गया, मेरा इस साल का टैक्स बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने कोई ऐसा खर्चा किया जो अकाउंटिंग तो कहती है कि ये खर्चा मान लो और अपने प्रॉफिट में से इस खर्चे को हटा दो, प्रॉफिट कम दिखाओ, लेकिन टैक्स वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ये खर्चा नहीं मानते, तुम इसको अपने टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करोगे और उसके ऊपर टैक्स दोगे हमें, तो इसका मतलब है कि मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स वाले मान जाए कि ठीक है, ये खर्चा हम इस साल में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अगले साल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अगले साल में इसका फायदा ले लेना, तो मेरे पास एक डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है, अदरवाइज तो वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा इंक्रीज्ड करंट टैक्स। क्लियर हो चुका है? टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ही हमेशा एसेट या लायबिलिटी जनरेट होंगे टैक्स के। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट जीएसटी एज वेल। जीएसटी में सबसे पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता है कि डायरेक्ट टैक्स की बात करें कि टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर लेवी होता है और उसी पर्सन के द्वारा पे किया जाता है जिसके ऊपर टैक्स लगना है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? ये आपकी वेल्थ पे या इनकम पे नहीं लगता है, ये आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगता है, एंड इट इज लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बायर के द्वारा खरीदी गई है, सेलर के द्वारा सेल की गई है, और इसमें बायर टैक्स पे करता है और गवर्नमेंट को ये टैक्स डिपॉजिट जो है वो सेलर करवाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, ठीक है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं। इसका इंसिडेंस और इंपैक्ट की भी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में सेम पर्सन पे इंसिडेंस है और बर्डन भी है, यानी इंपैक्ट भी है। तो ये सेम पर्सन पे लगता है और उसी पर्सन से टैक्स जो है पैसा भी लिया जाता है। लेकिन यहां पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वहां पर बर्डन किसी और पे है और इंसिडेंस किसी और पे है। इंसिडेंस किस पे? सेलर्स पे। सेलर्स जो सामान बेच रहा है उसको गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम्हें जीएसटी पे करना है। पे करना है किसको? सेलर को। लेकिन वो सेलर जो है वो उसकी जो टैक्स है उसका अमाउंट किससे रिकवर करता है? कस्टमर से रिकवर करता है। तो टैक्स पे किसको करना है? सेलर को, दुकानदार को। लेकिन वो कस्टमर से वो टैक्स लेता है प्राइस में इंक्लूड करके, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं, ठीक है।
बर्डन जो है वो भी हमने बात कर ली कि मोर इनकम अट्रैक्ट्स मोर इनकम टैक्स। हालांकि आपका जो रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी में या इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो सेम रहता है, चाहे अंबानी जाकर के एक सामान खरीदे और वही सामान चाहे कोई गरीब आदमी खरीदे, उसके ऊपर टैक्स जो है वो सेम लगेगा। ठीक है। इवेजन टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में इवेजन थोड़ा ज्यादा इजी है, पॉसिबल है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में इवेजन करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इन्फ्लेशन भी जो है वो डायरेक्ट टैक्स इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन, क्योंकि आप लोगों की इनकम में से ही पैसा अगर उनसे ले लोगे तो लोगों के पास खर्च करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों की इनकम उनसे ले ले रहे हो तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी तो है, लेकिन आपने उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम कर दी तो इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ये इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब भी हम कोई सामान या सर्विस खरीदने जाएंगे तो उसमें होता है कि प्राइस प्लस जीएसटी, तो वो इन्फ्लेशन बढ़ाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। शिफ्टेबिलिटी की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस हैं, जो आप स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसको एक्सचेंज टैक्स देते हैं, वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। राइट। सो डायरेक्ट टैक्सेस को यूजुअली हम मोर प्रोग्रेसिव मानते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं, अमीर लोगों से पैसा लेकर के गरीब लोगों में बांटने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन गरीबों पे डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा पड़ता है। राइट। हायर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, हालांकि जीएसटी में उतना ज्यादा खर्चा आपको नहीं आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से कंजम्पशन डिस्करेज होती है और सेविंग्स प्रमोट होती है, क्योंकि आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहोगे इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, और आप सेविंग्स करना चाहोगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। लेकिन अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वहां पर आप खर्चा करना ज्यादा चाहोगे, क्योंकि आपका जितना खर्चा आप करते हो वो रिडक्शन के तौर पे आप शो कर सकते हो। ठीक है। एडिशनल इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन हार्मफुल कमोडिटीज आल्सो यूज्ड टू डिस्करेज देयर कंजम्पशन, जैसे सिगरेट पे, अल्कोहल पे हम ज्यादा जीएसटी से लगाते हैं ताकि लोग उसके वो खरीदने से बाज आए। हालांकि अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है और इसलिए उसके ऊपर ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, इवन मोर देन what is charged in GST. Even in GST the 28% टैक्स रेट वो एकदम लग्जरी गुड्स के ऊपर लगाते हैं ताकि उनकी कंजम्पशन जो है वो लोगों के द्वारा ना की जाए। ठीक है। इसके बाद जीएसटी के बेसिक्स हैं, जैसे कि ये इंडिया में 2017 से इफेक्ट में आया है फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स, एंड इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां पर कंजम्पशन होती है गुड्स एंड सर्विस की, यानी कि जहां पर कस्टमर लोकेटेड है जो चीजों को खरीद रहा है, वहां पर हम उस टैक्स को चार्ज करते हैं। और 4 तरीके की जीएसटी लगती है: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब एक से ज्यादा स्टेट या एक कोई ट्रांजैक्शन इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है तो वहां पर आईजीएसटी चार्ज होता है, और अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर आपका प्लेस ऑफ कंजम्पशन है तो यूजीएसटी लगता है, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। राइट। तो ये जीएसटी में आपकी कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब पे जीएसटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो आपके घरों में होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। ठीक है। और जीएसटी के फायदे क्या है? ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ऑनलाइन मेथड है, और इससे इकोनॉमी जो है वो फॉर्मलाइज हो गई है। हमारे ज्यादा जो बिजनेसेस हैं वो टैक्स की ब्रैकेट में आ गए हैं, कंप्लाई करना इजी हो गया है, लोगों को खर्चा कम होता है, पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर सारी चीजें फाइल हो जाती हैं, और फिजिकल इंटरफेरेंस भी कम हो गया है, यानी कि जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम से होता है। तो फायदे तो बहुत है जीएसटी के। राइट। इसके बाद एक जीएसटी काउंसिल बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और इस काउंसिल के अंदर आपको जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रेवेन्यू के, और बाकी जो राज्यों के भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी उस काउंसिल का हिस्सा होते हैं। और टैक्स रेट्स को लेकर कोई डिसीजन लेना है, उनमें कोई चेंज करना है, किसी गुड्स को एक टैक्स स्लैब से दूसरी टैक्स स्लैब में लेकर जाना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो जीएसटी काउंसिल यूनानिमस डिसीजंस लेती है। ठीक है। कंसेंसस से डिसीजन लेती है, और ये रिकमेंड करती है फिर गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस में चेंज करने के लिए, जीएसटी के अंदर रेजिम में चेंज करने के लिए। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको पता होगा कि जीएसटी, हमें पता है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं बेचते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगती है। तो अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल्स खरीद रहा है और उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा है, और फिर उन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके उसका सामान बना करके कस्टमर को बेच रहा है और फिर उसको जीएसटी उनसे कलेक्ट कर रहा है, तो डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। यानी एक रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, मैंने कॉटन खरीदा कॉटन के कपड़े बनाने के लिए, और कॉटन को खरीदते वक्त मैंने उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया, तो कॉटन की ट्रांजैक्शन में जीएसटी पे हो चुका। अब मैं कॉटन को प्रोसेस करूंगा और प्रोसेस करके कॉटन के क्लॉथ बनाऊंगा, और उसका जो प्राइस होगा उसके ऊपर मैं दोबारा जीएसटी चार्ज करूंगा। जब भी मैं वो कपड़े बेचूंगा उसमें मुझे दोबारा जीएसटी देनी पड़ेगी, तो अब मुझे कस्टमर से डबल जीएसटी चार्ज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कॉटन के ऊपर भी जीएसटी दी है और मैंने जो कपड़ा बेचना उसके ऊपर भी मुझे जीएसटी देनी है।
तो मैं कस्टमर से दोनों के जीएसटी चार्ज करूंगा तो इससे इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा और टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। एक कॉटन जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे दिया, उसके ऊपर दोबारा टैक्स क्यों देना है जीएसटी का? तो इस वजह से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं, यानी कि अगर कोई सप्लायर रॉ मटेरियल परचेज करके उसको प्रोसेस करता है तो ऑन दी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ही शुड बी गेटिंग देयर जीएसटी बैक। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स या सप्लाईज के ऊपर जीएसटी लगता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लोगों को मिलता है। सो फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट जीएसटी कहां से निकलता है? जितना आपने सेल में, जितनी आपने सेल की उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन आपने जो परचेज किया था, आपने कुछ खर्चे किए थे, आपने मशीन के ऊपर कुछ खर्चा किया था, इसके ऊपर आपने जो भी जीएसटी पे किया वो आपको इनपुट मिल जाएगा, वो आपको रिफंड के तौर पे वापस कर दिया जाएगा। तो आपका जो आउटपुट जीएसटी है उसमें से सब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और ये जो जीएसटी क्रेडिट है वो आपका बैलेंस जीएसटी बचेगा, राइट। तो ये दिस इज योर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ हु इज लायबल टू पे जीएसटी? सो स्टेट वाइज वो सभी बिजनेसेस या सप्लायर्स जो एनुअली अगर कहें 20 लाख से ज्यादा का सेल कर रहे हैं, उनको जीएसटी के लिए मैंडेटोरली रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए, जो हिमालयन स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहां पर आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 10 लाख का है। तो 10 लाख से ज्यादा की अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको थ्रेशोल्ड में आएंगे और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आईजीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड स्टेट सप्लाई पे रहता है और सीजीएसटी, एसजीएसटी जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर है। अब जीएसटी के लिए सभी को रजिस्टर तो करना है। कोई भी गुड का सप्लायर है, सर्विसेज का सप्लायर है, ही विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द जीएसटी डिपार्टमेंट। देन जितने रेसिपिएंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज के, कई बार यूजुअली तो जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर्स पे करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि इंपोर्ट्स अगर हो रहे हैं तो वहां पर जीएसटी पे करने का काम सप्लायर ना करके रेसिपिएंट करता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जो यूजुअल कंडीशंस होती है वहां पर क्या होता है? सप्लायर इज द पर्सन हु विल गिव द गुड्स एंड सर्विसेज टू द रिसीवर और रिसीवर विल मेक द पेमेंट विथ जीएसटी टू द सप्लायर और सप्लायर उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है? सप्लायर तो इंडिया के अंदर है नहीं, तो सप्लायर ने कुछ सामान जो है एक्सपोर्ट कर दिया और इंडिया में बैठे पर्सन ने उसे इंपोर्ट करा लिया और उसने पेमेंट कर दी सप्लायर को विदाउट जीएसटी, क्योंकि अमेरिका में तो जीएसटी लगेगा नहीं, उसने बिना जीएसटी के पेमेंट कर दी और इंडियन गवर्नमेंट को उसने अलग से जीएसटी डिपॉजिट किया। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, राइट। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज की सप्लाई अगर वो करते हैं तो उनको भी देनी पड़ती है जीएसटी। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हु मेक पेमेंट्स टू द वेंडर्स अबव अ स्पेसिफाइड लिमिट, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस एंड टीसीएस ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द सप्लाईज, तो उनको भी जीएसटी जो है देना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट इज the time is generally the when does liability to pay GST arise? तो GST की अगर हम बात करेंगे तो it is the time of one of the three events: पेमेंट रिसीव करना, इनवॉइस इशू करना या सप्लाई कंप्लीट होना। जो भी इनमें से काम सबसे पहले हो जाएगा तब आपको जीएसटी पेएबल है। तो आपने पेमेंट रिसीव कर ली कोई गुड्स या सर्विस देने के लिए, या आपने बिल बना दिया है गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने का, या फिर आपने एक्चुअल सप्लाई कर दी है, किसी भी एक केस में जो आपका काम पहले हो जाए आपका जीएसटी देना जो है वो लायबल हो जाता है। और ये जो जीएसटी के अंदर जितने रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनको जीएसटी रिटर्न्स जो है वो मंथली, यूजुअली मंथली उनको सप्लाई करने पड़ते हैं, फाइल करने पड़ते हैं, या फिर वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर डिलेड जीएसटी पेमेंट होता है तो 18% का टैक्स भी, इंटरेस्ट भी लगता है उसके ऊपर। सो जो भी डिलेड टैक्स होगा उसके ऊपर आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। नाउ आंसर मी दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी रेजिम? जीएसटी में कौन से आइटम कवर्ड नहीं है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, banking services, insurance premium या transport services। तो obviously we know the alcoholic liquor is not at all covered under the GST. Under the system of GST the threshold limit is dash for northeastern states, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो वो लिमिट कितनी है? याद रखिए 10 लाख की लिमिट है, वो रखी गई है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बैंक्स, फॉर द बैंक्स द इश्यूज पर्टेनिंग टू जीएसटी आर वेरी सिंपल। बैंक्स को जीएसटी पे करने में कुछ इश्यूज आते हैं जो हमारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किए गए। वो इश्यूज आप भी शायद एक्सपीरियंस करते होंगे। पहला इशू बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करना जीएसटी के लिए। क्योंकि जीएसटी में हर स्टेट के अंदर अगर आपकी ब्रांचेस हैं तो आपको अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग स्टेट के अंदर जो है उनको अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट। अर्लियर तो फॉर द बैंक्स देयर वाज अ सिंगल ऑल इंडिया सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन, बट नाउ अंडर जीएसटी सेपरेट ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ सेपरेटली। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी आपका लेवरेज होता है, डी लेवरेज होता है। जैसे जीएसटी के अंदर अगर हम बात करें, 50% of the central VAT credit availed against inputs, input services, capital good is to be reversed, which leaves them with a position of reduced credit of 50% on capital goods, thereby increasing the cost of capital। तो जो भी input cost होता है उनका, उसका 50% ही रिवर्स हो रहा है। तो इसी की वजह से भी जो बैंक्स हैं उनके ऑपरेशंस जो हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो उनकी ज्यादा हो जाती है।
इसके बाद बॉदरसम असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन, असेसमेंट जो है वो स्टेट रेगुलेटर्स के द्वारा होगा, अलग अलग स्टेट के रेगुलेटर्स अलग अलग हैं, तो वहां पर एजुकेटिंग और अपेलेट बॉडीज भी अलग अलग हैं, तो इस वजह से एक ही बैंक जो अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट करता है, दे माइट हैव टू अधेयर टू द गाइडलाइंस गिवन बाय द सेपरेट रेगुलेटर्स। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी की बात करते हैं। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये हमारी मॉड्यूल डी का क्रक्स है, विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल। अभी तक हमने जितनी अकाउंट्स की बात की है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, जहां पर हमने देखा कि कैसे अकाउंट्स बनते हैं, डेबिट क्रेडिट होता है, उसके बाद आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब बनता है। ऑल ऑफ दिस इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, any financial accountant, its objective is to show true and fair picture of the financial position of an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियली क्या पोजीशन है उसको एक सही तरीके से, फेयर तरीके से दिखाना, वो काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का। कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? दे आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो उनको जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दिस इज गुड फॉर लेट अस से शेयर होल्डर्स। उनको पता चल जाएगा कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, उनसे टैक्स ज्यादा लेना है, कम लेना है, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं उनको भी शायद पता चल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रही है, इसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, ये अच्छा सोर्स है चीजों को खरीदने का। लेकिन कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स बैठे हैं, एज अ मैनेजर दे वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन टू रन देयर कंपनी इफेक्टिवली, right? So they want complete and accurate information about the financial operations, and this is an internal information। उनको ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के इंटरनल वर्किंग्स के बारे में, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। So cost and management accounting, these are basically the techniques used by the management in solving the specific problems and aiding them in decision making। तो financial accounting तो decision making में help करता है for all the stakeholders, including government, including investor, including your creditors, यानी कि वो बैंक जिनसे आपको लोन लेना है, या वो सप्लायर जिनसे कंपनी को क्रेडिट के ऊपर सामान खरीदना है, वो सब आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू। लेकिन जो मैनेजर्स हैं, कंपनी के अंदर काम करने वाले, डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं, वो कैसे डिसीजन ले कि कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे कमाए, कहां पर खर्चा कम हो, कहां ज्यादा हो, उसके लिए उनको कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो कॉस्ट का तो पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, वो बहुत सिंपल है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल अपने आईफोन्स की प्रोडक्शन करता है, बट आर इंडियन कस्टमर्स ऑब्वियसली से कि व्हाई आर आईफोन सो कॉस्टली, आईफोन्स इतने महंगे क्यों हैं एज कंपेयर टू अदर फोन्स, राइट? तो इसमें एप्पल के लोग कहेंगे कि देखो, हमारा तो सिंपल फंडा है, वी कैलकुलेट द कॉस्ट दैट वी इनकर ऑन मेकिंग वन आईफोन। हम पता करते हैं कि एक आईफोन बनाने में कितना खर्चा जाता है, और उसके ऊपर एक कंफर्टेबल मार्जिन लेके हम उसको सेल करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट बने, राइट? तो ये पता कैसे चलेगा कि एक आईफोन को बनाने में कितना खर्चा होता है? ये पता चलता है कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग के अंदर हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में कितना खर्चा लगा रहे हैं, ये सारा खर्चा हम वहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आपके सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, कि जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको कितनी सैलरी देनी पड़ रही है, पावर का, वाटर का, ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा होगा, डेप्रिसिएशन मशीन जो लगती है मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, सारे खर्चे को हम कैलकुलेट करके बहुत केयरफुली ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आता है और कितने प्राइस में उसको मुझे सेल करना चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट, right? So this is the process of cost accountancy। So now let us say अमूल is a very renowned brand in our country। एक अमूल की फैक्ट्री है लेट अस से इंडिया के किसी शहर में, और इस फैक्ट्री के अंदर 5 डिफरेंट अमूल प्रोडक्ट्स दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। दे आर मैन्युफैक्चरिंग अमूल मिल्क, they are manufacturing ice cream, they are manufacturing butter, ghee and your amul flavored drinks, right? So 5 different kinds of products are being made at a one facility, only one facility। तो इस फैसिलिटी में काम करने वाले जो मैनेजर हैं, एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करे कि किस तरीके से इस फैसिलिटी में, इस प्लांट में हम ज्यादा एफिशिएंटली काम करें, हम अपने खर्चे कम करें, और ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, राइट? तो इसमें क्या होता है कि वो अपने सारे खर्चे कैलकुलेट करेंगे कि इस पूरी कंपनी को रन करने में मंथली आपको 50 लाख का खर्चा आता है, आपको टोटल खर्चे जो एक महीने में देने पड़ते हैं वो 50 लाख हैं। इसके अंदर एक महीने में जितने भी इंप्लॉइज इस फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी सैलरी इसके अंदर इंक्लूड हो गई, जो भी पावर का, बिजली का या वाटर का बिल आता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, एक महीने के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, डिप्रिसिएशन जो हुई होगी मशीन्स की वो भी अंदर इंक्लूड हो गई, सारा खर्चा एक महीने का कितना है? 50 लाख। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है 50 लाख खर्चा आया है, 5 प्रोडक्ट बनते हैं, तो मानकर चलो कि एक महीने में 10 लाख में दूध बनता है, 10 लाख में आइसक्रीम, 10 लाख में बटर, 10 लाख में घी, 10-10 लाख का खर्चा एलोकेट कर दो,
राइट। सो वी शुड एलोकेट 10 लाख कॉस्ट टू ईच ऑफ द 5 प्रोडक्ट्स। और फिर 10 लाख का आइसक्रीम अगर बन रही है तो हम देखेंगे कि महीने में कितनी आइसक्रीम बनती है, और अगर 10 लाख की टोटल आइसक्रीम है और आइसक्रीम का नंबर मुझे पता चल गया तो एक आइसक्रीम के डब्बे का कितना प्राइस होगा ये भी मुझे पता चल जाएगा। लेकिन ये हम नहीं करते, वी डू नॉट एलोकेट द कॉस्ट ऑफ 10 लाख टू ईच ऑफ द 5 प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमें पता है कि उन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट है, उसके ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं वो डिफरेंट होंगे, उसमें जो रॉ मटेरियल्स लग रहे होंगे वो भी अलग होंगे। जैसे कि जो अगर सिंपल मिल्क बना रहे हो तो यहाँ पर तो आपका रॉ मटेरियल बिल्कुल सिर्फ आपका दूध है, उसको आप पेस्चराइज कर रहे हो, उसको प्योरीफाई कर रहे हो, दैट्स इट, राइट। लेकिन जब उसमें आइसक्रीम बनाओगे या उसकी फ्लेवर ड्रिंक बनाओगे तो उसके अंदर और रॉ मटेरियल जाएंगे, राइट। उसके अंदर पैकेजिंग डिफरेंट तरीके की होगी, उसके अंदर जो है उसके ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सैलरी शायद अलग होगी। तो इस वजह से वी हैव टू केयरफुली डिसाइड दैट व्हाट इज द कॉस्ट एट्रीब्यूटेड बाय वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे यहाँ पर डिसाइड करना है कि मैं घी कितने में बेचूंगा, दूध कितने में बेचूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एक आइसक्रीम का डब्बा बनने में कितना खर्चा आता है, एक दूध का पैकेट बनने में कितना खर्चा आता है। तो आई शुड बी एबल टू एलोकेट द कॉस्ट इनकर्ड इन द फैक्ट्री एक्यूरेटली टू द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट में जितना खर्चा है वही मुझे पता चले, ये हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी से। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, allocating and communicating the economic information related to a product in terms of money, right? नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी का? सबसे पहले तो सारे खर्चे उनको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई करना प्रोडक्ट्स के हिसाब से। इसके बाद ईच यूनिट, प्रोसेस और डिपार्टमेंट का खर्चा डिटरमाइन करना, उस खर्चे को प्रिवेलिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। क्योंकि अगर मैं यहां पर इस फैक्ट्री में काम करता हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे बटर को बनाने में, अमूल बटर को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, दिस खर्चा शुड बी सिमिलर टू द एक्सपेंडिचर विच इज हैपनिंग एट अदर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। कि दूसरे ऐसे प्लांट्स जहां पे अमूल बटर बनता है वहां पर जितना खर्चा आता है बटर को बनाने में, मेरा खर्चा उतना आना चाहिए। और अगर मेरा खर्चा उतना नहीं, उससे ज्यादा आता है या कम आता है, तो मुझे एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि वाई माई एक्सपेंडिचर इज मोर और वाई माई एक्सपेंडिचर इज लेस। So that is how the management is able to take the best decisions regarding costing of the product. ठीक है। तो ये सारे हमारे सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के। पहला कि हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और दूसरा मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है कि वो सही डिसीजन ले सकें अपने खर्चे को कम करने के लिए, राइट। सो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, देन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आपको ज्यादा खर्चा लग रहा है, या कुछ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बढ़ाना जिनके ऊपर आपको लग रहा है ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। उसके बाद वेस्टेज कम करना, आपका अगर रॉ मटेरियल का या कहीं पर रिसोर्स का, कोई भी रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटेंसी से। आप स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हो जिससे आप हर प्रोडक्ट के ऊपर खर्चे को कम कर सको और कंपटीशन बढ़ा करके आप अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सको। इन्वेंट्री मैनेज कर सको, कितना सामान स्टॉक का खरीदना है, कितना सामान अपने पास स्टॉक में रखना है, ये सारी चीजें आप कॉस्ट अकाउंटिंग से डिसाइड करते हो। एंड फाइनली एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करना, ये भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू करते हो, राइट। इसमें आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहले तो कॉस्ट के यूनिट, जैसे क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑफ द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मटेरियल्स का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। रॉ मटेरियल पे आने वाला खर्चा, लेबर को देने वाली आपकी वेजेस, जो लेबर को आप सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, और बाकी खर्चा किसी मशीन पे कर रहे हो या कोई बिल्स पे कर रहे हो, ये सारे आपके दूसरे खर्चे आ गए। ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सिंपल मतलब है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, किसी और जगह नहीं लगे। जैसे कि मटेरियल्स की मैं बात करूं तो इफ आई अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ योर अमूल फैक्ट्री, तो अमूल फैक्ट्री में जो भी मटेरियल्स मैंने प्रोक्योर किया आइसक्रीम बनाने के लिए या फ्लेवर्ड मिल्क बनाने के लिए, उसमें फ्लेवर आ गया, चीनी आ गई, दूध आ गया, प्लास्टिक आ गया, जिस प्लास्टिक का हम पैकेजिंग जो है वो बनाएंगे, उस पैकेजिंग के ऊपर जो ब्रांडिंग लगेगी, जो स्टिकर्स लगेंगे, वो भी उसके अंदर आ गए। तो डायरेक्ट वो मटेरियल्स हैं जो मटेरियल्स हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के अंदर खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इनडायरेक्टली यूज होते हैं। ये मटेरियल्स फॉर एग्जांपल हो सकते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट को एट्रीब्यूटेबल है। कि मैंने कोई ऑयल, मशीन ऑयल मंगाया था, वो एक मटेरियल था, और वो मशीन ऑयल कहाँ जा रहा है, वो मशीन्स को ग्रीसिंग करने में, उनमें मशीन में ऑयल डालते हैं, उसमें यूज हो रहा है वो, और वो मशीन हमारे दूध बनाने में भी काम आती है, घी बनाने में भी काम आती है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, राइट। सिमिलरली लेबर जो है मेरा डायरेक्ट पैकेजिंग में लगा हुआ है ऑफ द पनीर प्रोडक्ट्स, तो उसका कॉस्ट तो मैं डायरेक्ट मान सकता हूं कि पनीर मैन्युफैक्चरिंग में इस लेबर को जितनी सैलरी दी वो उसके अंदर लगेगी। लेकिन देयर आर इनडायरेक्ट कॉस्ट आल्सो। फॉर एग्जांपल मेरी पूरी फैक्ट्री का बिजली का बिल आता है, अब वो बिजली का बिल मेरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मेरे दूध में भी लग रही है, मेरे घी बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, हर जगह दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड।
So unless and until I am able to identify कि which department or which product is using what amount of electricity, I will treat the entire electricity expense as an indirect expense. सिमिलरली जैसे अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं कि जिसमें एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उस प्लांट के अंदर हर कार जो है उसके पार्ट्स बन रहे हैं और उसकी असेंबलिंग हो रही है, और उसके बाद वो कार शोरूम में जाती है और शोरूम में सेल होती हैं। अब शोरूम में जो खर्चा होगा, शोरूम में हमारे सेल्समैन है, शोरूम में हमारा अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट बैठा हुआ है, वहां पर कस्टमर्स की आवभगत के लिए जो खर्चा होता है, उनकी जो कस्टमर्स आते हैं उनको ट्रीट देने के लिए कुछ खर्चा होता है। इसके अलावा वहां पे बिजली का जो बिल है, वहां पे ब्रांडिंग का जो बिल है, ये सारे खर्चे किसी एक प्रोडक्ट के लिए तो नहीं है, तो ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। सो डायरेक्ट कॉस्ट वो होते हैं जो आपके डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। मशीन के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी जो दूसरे खर्चे हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई कॉस्ट्स बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टन फिक्स्ड कॉस्ट्स, दीज आर द कॉस्ट्स विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये वो खर्चे हैं जो आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप आज ज्यादा प्रोडक्शन कर दो तो भी ये खर्चा उतना ही है, आप कम प्रोडक्शन कर दो तो भी ये खर्चा उतना है। फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस पेन्स एंड आई हैव टेकन द लैंड फॉर दैट फैक्ट्री ऑन लीज। मैंने लीज पे लैंड लेकर के उसमें फैक्ट्री बना करके पेन बना रहा हूं, तो अब जो मुझे लैंड का लीज पेमेंट करना है वो तो मेरा बराबर है, चाहे मैं पेन कितने भी बनाऊं, मुझे लैंड का तो सेम लीज देना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट है, वो चेंज नहीं होगी। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो मेरी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी, यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर मैं ज्यादा पेन बना रहा हूं तो मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, अगर मैं कम पेन बना रहा हूं तो मुझे कम रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं विच इंक्रीज विद द वॉल्यूम बट दे डू नॉट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन आउटपुट। यानी कि ऐसी कॉस्ट है जो वॉल्यूम में अगर मैं बढ़ा दूं अपनी प्रोडक्शन का, तो ये कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन सेम रेट से नहीं बढ़ेगी। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो मुझे एक पेन बनाने में जितना रॉ मटेरियल लगता है, तो 10 पेन बनाने में मुझे उतने का 10 गुना रॉ मटेरियल लगेगा। सिमिलर है कि एक पेन बनाने में जितना रॉ मटेरियल आया, 10 पेन बनाने में उसका 10 गुना आएगा, राइट। लेकिन कुछ कॉस्ट है वो इस रेट से चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फैक्ट्री में क्लीनिंग करने के लिए मैंने जेनेटर स्टाफ रखा हुआ है जो मेरी फैक्ट्री को साफ करता है। अब अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा जो है स्वीपर्स रखने पड़ेंगे, ज्यादा मुझे ऐसे प्रोफेशनल्स रखने पड़ेंगे जो साफ सफाई करें। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे को अगर 1000 पेन बनाने में जितना मेरे क्लीनिंग प्रोफेशनल चाहिए, लेटर से 2 चाहिए, तो मैं इस 1000 को अगर 2000 कर दूं तो क्या मुझे 4 क्लीनिंग प्रोफेशनल चाहिए होंगे? नहीं, शायद मेरा 3 से काम चल जाए, राइट। तो ये कुछ ऐसी कॉस्ट होती है विच आर सेमी वेरिएबल, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। क्लियर हो गया? इसके बाद कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसमें हम अपनी कॉस्टिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं मिल्क की बात करूं तो हम पर लीटर कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 लीटर दूध की कीमत क्या है। उसी जगह अगर मैं ब्रेड सप्लाई कर रहा हूं तो मैं ब्रेड को पैकेट वाइज या वेट वाइज डिटरमिन कर सकता हूं कि इतना वेट का जो ब्रेड है उसकी कीमत कितनी होगी, राइट। सो कॉस्ट ऑफ यूनिट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट्स आर डिटरमिन्ड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि अगर मैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मेरी, तो मैं शुगर को बनाने में कितना खर्चा आता है वो मैं टन के हिसाब से डिटरमिन करूंगा। मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है या मैं कैब सर्विसेज ऑफर करता हूं तो मैं किलोमीटर्स के हिसाब से चार्जिंग करूंगा कि इतने किलोमीटर का मैं इतना पैसा लूंगा आपसे। रेस्टोरेंट्स हैं तो वो आपके यूनिट्स के हिसाब से, कितनी थाली आप ऑर्डर कर रहे हैं या कोई डिश आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका प्राइस हम वहां अलग से सेट करते हैं। पर पैकेट के हिसाब से आपके प्रोसेस फूड मैगी है तो वो पर पैकेट के हिसाब से उसका प्राइस सेट होगा। केमिकल कंपनी, ऑयल कंपनी जो है वो बैरल, लीटर या गैलन के हिसाब से अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ये कॉस्ट यूनिट यूजुअली हमारे जो फिजिक्स के अंदर यूनिट्स होते हैं ना, वेट के, हाइट के, डिस्टेंस के, नंबर्स के, उसी के हिसाब से हमारे कॉस्ट यूनिट भी बनते हैं। फिर आता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट फॉर विच सेपरेट कॉस्ट एलोकेशन कैन बी मेड। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी एक्टिविटी चल रही है जिसका हम कॉस्ट अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अमूल फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, तो उस अमूल फैक्ट्री में जितना खर्चा हो रहा है तो वो हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इस फैक्ट्री में इतना ही खर्चा हुआ है, राइट। तो दैट कैन बिकम अ कॉस्ट सेंटर। लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर भी अगर डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, हमने मिल्क प्रोडक्शन अलग बना रखा है, आइसक्रीम प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग कर रखा है, और हम हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट अगर अलग डिटरमाइन कर सकते हैं तो मैं हर डिपार्टमेंट को एक कॉस्ट सेंटर मानकर चलता हूं। तो कॉस्ट सेंटर वो सबसे छोटा यूनिट है जिसका इंडिपेंडेंट कॉस्ट हमें आइडेंटिफाइबल होता है इन दी कॉस्ट अकाउंटिंग, right? So it is one of the many convenient units into which the whole production facility can be divided in order to find out the accurate cost. A productive cost center in engaged in making the products. एक अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर वो होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है लेकिन वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
जैसे कि मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है यूजुअली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी, कि जो भी आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, दिस इज नॉट डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन। ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन होने के बाद ये आपके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सही है या नहीं है। तो इसमें काम करने वाले लोगों को, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स को, इनको सैलरी देनी पड़ेगी। इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, कुछ मशीनरी होगी क्वालिटी चेक करने के लिए, उसका भी खर्चा आएगा। तो ये सारा खर्चा क्या है, ये आपका डायरेक्टली कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो खर्चा है वो क्वालिटी कंट्रोल करने में जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर। हम बोलेंगे जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये एक अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर है। इसके खर्चे तो हमें पता लग जाते हैं कितने कर रहे हैं ये, लेकिन ये खर्चा डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं लगता है। क्लियर हो गया? नाउ methods of costing. There are different methods of costing which we will study in much detail in the later lectures also. जैसे जॉब कॉस्टिंग, यहाँ पर हमारी जो कॉस्टिंग होती है ये अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपको पता है कि काम करने का तरीका अलग होता है, उनकी प्रोडक्शन स्टाइल और प्रोसेस अलग होते हैं। तो हम कॉस्टिंग के अलग अलग तरीके अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जैसे जॉब कॉस्टिंग वहां यूज होता है जहां पर आपको स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक जॉब मिलता है किसी एक प्रोडक्ट को बनाने का। तो वहां पर हमारा काम आसान है, एक ही प्रोडक्ट बनाना है और उसमें जितना कॉस्ट लगेगा वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर तुम, जैसे शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता कि आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो शिप्स की। आपके पास एक ऑर्डर आता है एक शिप बनाने का, और उस एक शिप को बनाने में आपको कई महीने या साल लगते हैं, और ये ऑर्डर जो है वो करोड़ों का हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी शिप अगर आप बना रहे हो तो एक पर्टिकुलर जॉब है एक शिप बनाना। अब उस शिप को बनाने में जितनी लेबर लगेगी, उसमें जितने अलग अलग कंपोनेंट्स लगेंगे, उसका खर्चा आप आइडेंटिफाई करके उस शिप की कॉस्टिंग कर सकते हो। क्लियर? सिमिलरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दिया एक बिल्डिंग बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट दिया एक ब्रिज बनाने का, रोड बनाने का, तो इसको बोलता है जॉब कॉस्टिंग, जहां पर आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया है, कोई मास प्रोडक्शन आपको नहीं करनी है। ठीक है? फिर आती है बैच कॉस्टिंग। यहां पर मास प्रोडक्शन हो रही है, सिमिलर प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड इन बैचेस। ठीक है? तो ये सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जो एक बैच में बनाए जाते हैं, एंड वंस द कॉस्ट ऑफ कंप्लीट बैच इज असर्टेन्ड, वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच बाय द नंबर ऑफ द यूनिट्स इन द बैच। राइट? तो ये बैच कॉस्टिंग होती है। एक बैच में निकले हुए प्रोडक्ट्स, उनका पूरा खर्चा नाप लो और फिर एक प्रोडक्ट का खर्चा आपको वहां से मिल जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन कॉस्टिंग होता है। दिस इज अडॉप्टेड व्हेन वी हैव टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट अ सिंगल काइंड ऑफ ऑपरेशन। जैसे कि कुछ कंपनी में बॉयलर्स लगे हुए हैं रॉ मटेरियल्स को बॉयल करने के लिए, किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल है, तो उस बॉयलर का खर्चा कितना आता है, इसको हम एक ऑपरेशन कॉस्टिंग के मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट? देन इट कम्स योर प्रोसेस कॉस्टिंग। अगेन दिस इज वेरी सिमिलर टू ऑपरेशन कॉस्टिंग। यहाँ पर वो कंपनीज में हम प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं जहां पर एक सिंगल प्रोसेस से हमारी कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। So the material has to pass through two or more similar type of processes for being converted into a final product. जैसे कि हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, सोप मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टैनरीज, वहां पर एक प्रोसेस से आप सिमिलर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, और जो प्रोसेसेस हैं उसका कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ऑयल रिफाइनरीज के अंदर भी यही होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल इज द सेम, क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल पे ही प्रोसेस लगा लगा के इसको, एक प्रोसेस से पेट्रोल बना दो, एक प्रोसेस और लगा दो तो डीजल बना दो, एक प्रोसेस और लगा दो तो उससे नैफ्थलीन बन जाएगा। तो प्रोसेस अलग अलग हैं, तो आप वहां पर प्रोसेस का कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हो। रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो आपका सेम है फॉर एवरी प्रोडक्ट। राइट? देन कम्स यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, वेयर दी फैक्ट्री और दी बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग। अगेन मैं सिर्फ पार्ले जी के बिस्किट बना रहा हूं, या मेरी एक कंपनी है जो प्लास्टिक बॉटल्स बना रही है, सिमिलर काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉटल, सेम प्लास्टिक बॉटल्स, दे आर बीइंग मेड इन मास। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, अपनी पूरी फैक्ट्री का खर्चा निकाल लो, और जितनी बॉटल्स या जितना आपने वो सिंगल यूनिट बनाया है उससे डिवाइड कर दो, तो आपको एक यूनिट का खर्चा मिल जाएगा। जैसे कि ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, सीमेंट, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, मास में बन रहा है, तो वहां पर आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। राइट? इसके बाद सर्विस कॉस्टिंग आती है। दिस इज यूजुअली यूज्ड इन सर्विस इंडस्ट्रीज, जैसे आपके टेलीफोन सर्विसेज हैं, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हॉस्पिटल्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ पर आपकी सर्विस के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग होती है। तो यहाँ पर आपको एक ही तरीके की सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसका कॉस्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में सिंगल आउटपुट था, अभी हमने देखा यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, वैसे ही सर्विस इंडस्ट्रीज में सर्विस कॉस्टिंग हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो वहां पर कॉम्पोजिट कॉस्टिंग यूज की जाती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट्स, मोटर व्हीकल्स, लोकोमोटिव्स, जहां पर एक से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके लगने वाले हैं, और वो जो कंपोनेंट्स हैं अलग अलग जगहों से आने वाले हैं, तो वहां पर हम जो है कॉम्पोजिट कॉस्टिंग का यूज करते हैं।
नाउ दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, इनके ऊपर आपको आधे आधे नंबर के सवाल देखने को मिल सकते हैं, राइट। अब ये जो अलग अलग टाइप्स की कॉस्टिंग देखी, इनमें टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं कॉस्टिंग करने के लिए? एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। यहां पर हम कॉस्ट का प्रोडक्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाई करते हैं आफ्टर द कॉस्ट इज प्रोड्यूस्ड, आफ्टर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड। एंड इसका ये मतलब हुआ कि हमने एक प्रोडक्ट बना दिया और उसके बाद हमने देखा कि मेरा कितना खर्चा लगा इस प्रोडक्ट को बनाने में। तो इसमें दिक्कत क्या है कि हम इससे कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाने से पहले नहीं पता कि मेरा कितना खर्चा आएगा। प्रोडक्ट बनने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा कितना खर्चा हुआ है, राइट। तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। यहाँ पर हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेवलप कर लेते हैं किसी एक ऑपरेशन का या कंपोनेंट का या सर्विसेज का, और फिर हम अपनी फैक्ट्री में, अपने प्लांट में कंपेयर करते हैं कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है और स्टैंडर्ड से वो कितना डेविएट कर रहा है, और किस तरीके से हम उसको स्टैंडर्ड पर लेकर आए। तो जैसे कि अगर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमने मान लिया कि एक सिंगल जो प्लास्टिक की बॉटल है 1 लीटर की, उसको बनाने में इतना खर्चा आता है। तो अगर मैं प्लास्टिक बॉटल्स बनाता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा खर्चा एक प्लास्टिक बॉटल बनाने का जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बराबर आ जाए, या उससे कम हो जाए, उससे ज्यादा ना रहे, राइट। फिर आती है मार्जिनल कॉस्टिंग। हियर वी फाइंड द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल आइटम। मैं 10 कार बना रहा था, अगर मैं 11 कार बनाऊं तो एक एक्स्ट्रा कार बनाने में मुझे कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, वो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से आइडेंटिफाई करता हूं। तो दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग डिफरेंशिएट्स बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमने देखा ना, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वॉल्यूम प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाती है। तो दिस सिस्टम इट लिंक्स प्रॉफिट टू द चेंजेस इन वॉल्यूम, यानी कि हम कितनी प्रोडक्शन करते हैं उसमें हमारा कितना कॉस्ट आता है, वो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग से फाइंड आउट करते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वो होती है जहां पर आपके स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, और वो अलग अलग कंपनीज एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना रही हैं और वो सेम तरीके की कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट कॉम्पिटिशन। फिर आता है आपका डायरेक्ट कॉस्टिंग। यहां पर ओनली द डायरेक्ट कॉस्ट्स रिलेटेड टू द ऑपरेशंस दे आर एलोकेटेड, एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स दे आर एलोकेटेड टू द प्रॉफिट। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो वो प्रॉफिट से हमने चार्ज किया मानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम वही कॉस्ट इंक्लूड करते हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली लगी है, यानी इस प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर जो इसमें इन्वॉल्व था उसका कॉस्ट है, हम सिर्फ वही कॉस्ट उस प्रोडक्ट के प्राइस में चार्ज करते हैं, ठीक है। Absorption costing. Here we take all the direct and indirect cost and allocate them to the products. We will read about all these different types of costing in very much detail in the next lectures. आगे जो हमारे बचे हुए lectures हैं हमने उसमें इन्हीं तरीके की costings को और डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पर हम इट्स अ टेक्निक ऑफ अप्रोप्रिएटली असाइनिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज टू वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, और क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट जो है वो एक एक्टिविटी है जो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगनी है, हर प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल होना है। तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्वालिटी कंट्रोल का जो कॉस्ट है वो नहीं जोड़ सकते, आप उसे एक अलग कॉस्ट मानकर चलते हो और हर प्रोडक्ट में उसका कॉस्ट जो है वो एलोकेट करते हो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज एन ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि आपकी जो एक्चुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे ऊपर आपको एक कॉस्ट देनी पड़ रही है, वो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से फाइंड आउट करते हो, राइट। इसी तरीके से कॉस्टिंग अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड भी हमने बना रखे हैं। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये जो है उसको डेवलप करने वाली बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड दीज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दे आर नॉट वेरी लीगली एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स देखे थे कि उनको तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इतने डिटेल नहीं होते हैं और वो इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं होते हैं जितने हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इफ यू वांट यू कैन चेंज, बट देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच हैव बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू हेल्प द इंडस्ट्री, कि वो इन स्टैंडर्ड्स को यूज कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो इनको ट्वीक आउट कर सकते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आप कॉस्टिंग के बेटर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकें, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को उनको प्रैक्टिस करने में, उनको ट्रेनिंग करने में, उनको नॉलेज देने में मदद कर सकें। हम स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए कॉस्टिंग का वो उसके लिए गाइडलाइंस डेवलप कर सकें। मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकें टू फॉलो द स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन द मैटर ऑफ कंप्लायंस, ताकि आपके जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके, और इंडियन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट को हम बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ ले जा सकें। ये इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बनाए गए, राइट। सो नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हमने पढ़ा है इसको कि हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्री, फेयर एंड ट्रू पिक्चर, फेयर एंड ट्रू मैनर में उसको पब्लिक को बताना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की तरफ से। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ यूनिट कॉस्ट और प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात करते हैं, राइट। लीगल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है, कंपनी एक्ट ने बोला हुआ है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी ही करनी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली वॉलंटरी है
कुछ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कॉस्ट अकाउंटिंग की लीगल रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज इंडस्ट्रीज दे कैन डू लीगल कॉस्ट अकाउंटिंग और दे कैन नॉट, राइट। पर्पस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो आपके आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स के लिए भी होती है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिपोर्ट प्रिपरेशन का कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है, और वो जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बनाई जाए, चाहे आप रोज बना लो, चाहे आप साल में एक बार बनाओ, कोई इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो रेगुलेशंस हैं कि आपको रिपोर्ट्स बनानी ही बनानी है, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर आपको एनुअली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में यूजुअली इंटरनल ट्रांजैक्शंस हम कंसिडर करते हैं, और मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड किया जाता है। और एस्टिमेट्स का यूज कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स नहीं, एक्चुअल फिगर्स की बात करते हैं। हमने पढ़ा है ना, अकाउंटिंग के अंदर हम एस्टिमेट्स में नहीं डील करते, हम एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू है उसमें डील करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एस्टिमेशन हमें करनी पड़ती है कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting is again a part of accounting which is done to enable decision making by the management of the company, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट बेटर डिसीजन ले सके इंटरनल ऑपरेशंस के बारे में। उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, ताकि मैनेजमेंट अच्छी स्ट्रेटजी बनाए, प्लानिंग और कंट्रोल कर सके एक्टिविटीज को लेकर के, डिसीजन ले सके, रिसोर्सेज का यूज बेटर कर सके, एफिशिएंसी बढ़ा सके, इंप्लॉइज को डिस्क्लोजर्स, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर इंप्लॉइज को देनी है तो इन्फॉर्मेशन दे सके। ये सारी चीजें जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हेल्प करने के लिए, मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन द फर्स्ट लेक्चर कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजुअली हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, इसके साथ साथ ये थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंपैरिजन में। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट और रूल्स को फॉलो करते हुए बनती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए है, तो इसको आप फ्लेक्सिबल तरीके से बना सकते हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, आपको आपको कंपनी के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट करना, लोन लेना, इस सब के लिए आपको डिसीजन लेने हैं, तो मैनेजमेंट ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाएगा अगर उनको पूरा पता हो कि इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस का क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी में, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कितनी कैपिटल, कितना पैसा उनको चाहिए, उनको इक्विटी या डेट कितना लेना चाहिए अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को एक्सिक्यूट करने के लिए, कितना इक्विटी लें, कितना पैसा लोन से लें, कितना पैसा शेयर होल्डर से लें, इनकम कितनी आएगी, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स में। ये सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आती हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है, राइट। इसके बाद सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, कि हमें अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है तो कौन सा टूल लें, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करें, ब्रेक इवन एनालिसिस करें, कैश फ्लो, फंड फ्लो की एनालिसिस होगी, कैपिटल बस्टिंग होगी, ये सारी जो चीजें हैं कि हमें किस टूल को यूज करके हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेटा आया है, जो हमारी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेटा है, उसको एनालाइज करके हम फाइंड आउट करें कि कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। इसमें रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, कैश फ्लो एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक्स आर आल्सो देयर, वेयर वी टेक हेल्प्स ऑफ द टेक हेल्प ऑफ द ग्राफिकल टेक्निक्स इन लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, चार्ट्स, पाई ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ताकि हम ग्राफिकल वे में यह डिटरमिन कर सकें कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसे कैसे यूज करना है। एंड फाइनली अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, कि हम मैनेजमेंट को किस तरीके से डेटा प्रोवाइड करेंगे। हम मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर डेटा कलेक्ट करेंगे कंपनी से पहले, हर चीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के, टूल्स को लेकर के, और उसके बाद वो डेटा हम मैनेजमेंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे, राइट। ये सारी चीजें हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टूल विच इज यूज्ड अंडर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बड़ा फील्ड है, इसके अंदर ही एक पार्ट आता है कि आप अपने कंपनी के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स की क्या कॉस्ट रखोगे, वो आप कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइंड आउट करते हो। सो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप्ड हुई, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आज के समय मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हैज अ लिमिटेड स्कोप ओनली टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप काफी वाइड है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट ही नहीं, हमारे सारी अंदरूनी जो फैसले होते हैं कंपनी के, वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे लिए जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों हो सकती है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो शॉर्ट रेंज होती है, सिर्फ इमीडिएट प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करना उनका काम है।
इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग एक्सेट्रा यूज करते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को भी यूज करते हैं। इसके अलावा और दूसरे टूल्स भी हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। Both financial and cost accounting, they are included in the management accounting, and management accounting it includes tax accounting and capital budgeting as well। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर देखो क्या क्या आता है, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई, इसी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई, इसी के अंदर टैक्स अकाउंटिंग आ गई, कैपिटल बजटिंग आ गई। तो ये सारे अंदरूनी जो प्रोसेसेस हैं, दे आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट था, हमारे लेबर्स को कितना कॉस्ट दिया गया, सैलरी कितनी दी गई, ये सारी चीजें हिस्टोरिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक्यूरेटली डिटरमिन करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हम फ्यूचर को तरफ देखते हुए, फ्यूचर की तरफ देखते हुए वी मेक आवर डिसीजंस, कि हम फ्यूचर में कितना कॉस्ट हमारा होगा, उस हिसाब से हम लोग चीजों को मैनेज करते हैं। क्लियर? So this was the discussion in this particular lecture. I hope you learnt something from this lecture, although the entire lecture was purely based on theory. इसके साथ साथ मैं आपको कंक्लूड करने से पहले अगेन रिमाइंड करा देता हूँ हमारे क्रैश कोर्स के बारे में, जो आप सभी के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस चांस एंड क्विकली यूज द कोड JAIIB70। JAIIB70 जरूर यूज करिए इस कोर्स को अवेल करने से पहले। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।